Hello everyone, how are you all? I hope you're doing well and great. So in today's video we'll talk about important topics of paper 2 commerce which you need to revise twice because उन topics में से बहुत सारे questions हमें देखने को मिलते हैं हर साल. Okay, so without any further delay, let's start today's video. सो स्टार्ट विद यूनिट 1. आप प्लीज नोट डाउन करते जाओ. मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता रही हूँ और कुछ ऐसे टॉपिक्स जहां से मोस्टली क्वेश्चंस हमें देखने को मिल रहे हैं. ओके, सो यूनिट 1, बिजनेस एनवायरनमेंट एंड इंटरनेशनल बिजनेस. इसके अंदर आपने बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में आप अच्छे से पढ़ लेना, हर एक एनवायरनमेंट के बारे में. उसके बाद जो आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो है आपकी थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. टैरिफ्स एंड नॉन टैरिफ बैरियर, ये इंपॉर्टेंट है. और टाइप्स ऑफ डंपिंग. ओके, लाइक ये स्पेसिफिकली आपके सिलेबस में लिखा हुआ नहीं है बट टाइप्स ऑफ डंपिंग इंपॉर्टेंट है. ये बहुत बार इससे क्वेश्चंस हमें देखने को मिलते हैं. ठीक है, तो इंटरनेशनल ट्रेड जो है वो किसने प्रपाउंड की है, उसके अंदर लाइक उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये इंपॉर्टेंट है. मैच द कॉलम के फॉर्म में और सिंगल इंडिविजुअल क्वेश्चंस भी इसके ऊपर देखने को मिलते हैं. ठीक है, तो ये आपने अच्छे से करना है. बीओपी से एक क्वेश्चन देखने को हमें मिल सकता है बट ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आप इसको पढ़ लेना. फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है आपका रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन. ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, जिसके अंदर आपका लेवल्स ऑफ रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन आ जाता है. तो इनका जो हायरार्की है ना आपका, एक एफटीए, पीटीए, सीयू, सीएम, एमयू, इनको तो आप अच्छे से एक बार पढ़ के जाना. इनसे क्वेश्चन देखने को मिलता है. और इनका जो ये एक ऑर्डर में जो है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में और डिक्रीजिंग ऑर्डर में जो है, इसको उस तरीके से भी पढ़ना, क्योंकि कई बार ना एक सीक्वेंस अरेंज करने को देते हैं तो उसके अंदर ये इंपॉर्टेंट है. ठीक है, और जो इंडिविजुअल आपका ये है, जैसे एशियन है, नाफ्टा है, इनके बारे में भी पढ़ना. जैसे आपका आईएमएफ हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया. वर्ल्ड बैंक के अंदर किन किन इंस्टीट्यूट्स को मिला के वर्ल्ड बैंक बनता है और किन को मिला के वर्ल्ड बैंक ग्रुप बनता है, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है. ओके, अंकटाड हो गया है आपका, जैसे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन डब्ल्यूटीओ, उसके फंक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, ये इंपॉर्टेंट है आपकी. इनके बारे में आपने पढ़ना है. इनके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे, ये आपने पढ़ना है. और ये कब एस्टेब्लिश हुए थे, आपने ये पढ़ना है. तो ये 3 चीजें जो मोस्टली देखी जाती हैं. ठीक है, बट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड और टाइप्स ऑफ डंपिंग. प्लीज अच्छे से करना, ये सच में बहुत पूछा जाता है. नेक्स्ट यूनिट, अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग. इसके अंदर आपके जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं, एक क्वेश्चन वहां से देखने को मिल सकता है. इसमें से न्यूमेरिकल जो है वो मेनली आपके रेशियो एनालिसिस से आते हैं या फिर मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो पार्ट है आपका, वहां से आपको देखने को मिलते हैं. वहां से आपके लेबर या मटेरियल से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं. तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग के सारे न्यूमेरिकल्स को अच्छे से करना. और एक बार रेशियो एनालिसिस में जो आपके करंट रेशियो हो गया, डेट इक्विटी रेशियो है, इन सारे रेशियोज को एक बार अच्छे से सॉल्व करके देख लेना. इतना टफ नहीं आता है, जल्दी सॉल्व होने वाले ही क्वेश्चन आते हैं, बट एक रेशियो से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा और मैनेजमेंट अकाउंटिंग से भी. ठीक है, तो इसके ऊपर आप ध्यान देना. और इसमें से जो आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलता है. उसके अंदर वो आपसे पर्टिकुलरली पूछते हैं कि इस पर्टिकुलर स्टैंडर्ड मतलब किससे रिलेटेड है, तो आपको वो आंसर करना होता है. उसमें ऑडिटिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, जैसे मैनेजमेंट ऑडिटिंग हो गया, एनर्जी ऑडिट है, एनवायरमेंट ऑडिट है, ये इंपॉर्टेंट है. एक आप इसके बीच में डिफरेंशिएट अच्छे से मतलब आपको आना चाहिए कि वाउचिंग, वेरिफिकेशन एंड वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी, ये इंपॉर्टेंट है. कि मतलब इसमें कंफ्यूज मत होना, अगर कोई क्वेश्चन आ जाए तो ये बहुत ईजी है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि ना कंफ्यूज हो जाते हैं हम इन तीनों टर्म्स के बीच में, तो इनको आप अच्छे से करना. ओके, थर्ड है आपका बिजनेस इकोनॉमिक्स. बिजनेस इकोनॉमिक्स आप अपनी जो आपकी क्लास 11th एंड 12th की जो बुक थी आप वहां से करो. उसके बाहर कुछ नहीं आएगा इकोनॉमिक्स में, सच में. इस इकोनॉमिक्स के अंदर जितना भी सब कुछ लिखा हुआ है ना, लाइक देखो, प्राइस डिटर्मिनेशन है अंडर डिफरेंट मार्केट फॉर्म्स, ये आपका 12th क्लास में था. कॉस्ट ऑफ थ्योरी ऑफ कॉस्ट है, ये आपका वहीं से है. लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन, ये आपका वहां से है. कंज्यूमर बिहेवियर, ये वहां से है. इंडिफरेंस कर्व, सब आपके 12th क्लास से है. तो इकोनॉमिक्स का तो जो बेस्ट है जहां से आप कर सकते हो वो है आपकी 12th क्लास वाली बुक. ठीक है, 11th-12th वाली इकोनॉमिक्स को दोबारा से रिवाइज कर लो. उस बुक का एक एक पेज अच्छे से पढ़ लो आप. उसके बाहर कुछ भी नहीं आएगा, वहीं से ही सब कुछ आता है इसके अंदर. ठीक है,
डिमांड से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, जैसे क्रॉस इलास्टिसिटी हो गया, इसके जो परसेंटेज मेथड्स हैं कैलकुलेट करने के लिए, तो उनको आप अच्छे से करना, वहां से आता है। कई बार जैसे पूछ लेते हैं कि ओलिगोपोली मार्केट का जो डिमांड कर्व है उसकी क्या शेप है, इस तरीके से आते हैं क्वेश्चन। तो जब आप डिफरेंट मार्केट्स के बारे में पढ़ोगे तो इनके करेक्टरिस्टिक्स पढ़ना, इनके डिमांड कर्व्स पढ़ना और इलास्टिसिटी की जो मेथड्स हैं वो इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद आपका बिजनेस फाइनेंस, अगेन इंपॉर्टेंट यूनिट है ये आपकी। इसके अंदर जो आपका है सोर्स ऑफ फाइनेंस, जिसके अंदर आपकी लीज फाइनेंसिंग आ जाती है, ये इंपॉर्टेंट है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल, अगेन इंपॉर्टेंट। कैपिटल स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है। आपका कैपिटल बजटिंग डिसीजन जो है वो भी इंपॉर्टेंट है। डिविडेंड डिसीजन, ये पूरी ही इम्पॉर्टेंट है। मोस्ट ऑफ लाइक ऐसा होता है कि हर एक टॉपिक से इसके अंदर जो है उसमें से एक क्वेश्चन आपको वहाँ देखने को मिलता ही है, ठीक है। या तो वो आपको आपकी डिविडेंड पॉलिसी से देखने को मिल सकता है, या फिर वो आपको एनपीवी आईआरआर से रिलेटेड देखने को मिल सकता है, या फिर उसके अंदर वहाँ पे कैपिटल बजटिंग से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। मतलब इसमें से आपका न्यूमेरिकल भी निकल सकता है। एक आपका CAPM वाला जो लाइक फॉर्मूला है उसको आप अच्छे से प्रिपेयर करके जाना। मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि CAPM तो पूछा ही पूछा होता है, ठीक है। तो उस चीज को आप अच्छे से करना। ये जो इसके न्यूमेरिकल्स है ना, NPV IRR, इनको भी एक बार अच्छे से पढ़ लेना। उनसे मोस्टली थ्योरी के क्वेश्चन आते हैं। और जो आपका कॉस्ट कैलकुलेट करने का तरीका है, मतलब डेट को और इक्विटी को, वहां से आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन निकलते हैं। और CAPM वाले फॉर्मूले को अच्छे से तैयार कर लेना, वो मोस्ट ऑफ द टाइम पूछा जाता है, ठीक है। जैसे आपका इंटरनेशनल फाइनेंशियल मार्केट है, इसमें आपका GDR ADR इंपॉर्टेंट है, ये चीजें, ठीक है। तो इनके अंदर इन चीजों को आप बहुत अच्छे से करना। इसके अंदर आपका जो वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट हो गया, यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। डिविडेंड पॉलिसीज के अंदर जो आपका रिलेवेंट है, इररिलेवेंट है, या फिर द बर्ड इन हैंड, ये किसका है, ये स्टेटमेंट किसने दी थी, इसका मतलब किसने प्रोपाउंड की थी, कौन है वो, उनका नाम बताओ। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन आते हैं। और बेस्ट तरीका इस यूनिट को प्रिपेयर करने का वो है आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ओके, मैंने आपको पहले भी एक चैनल बनाया था, मोहित शर्मा क्लासेस चैनल का नाम है। तो उन लोगों ने क्या हुआ है कि पिछले 5 साल के, 6 साल के, 7 साल के सारे क्वेश्चंस को उन्होंने यूनिट वाइज, उनकी वीडियोस है वहां पे, तो आप उस वीडियो को लगाओ, वहां से ये फाइनेंस वाली जो आपकी यूनिट है वो बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगी। पता है क्यों? क्योंकि हम जो थ्योरी में पढ़ते हैं ना, वो कुछ हम एक बहुत ही बेसिक चीज पढ़ते हैं जो हम थ्योरी से प्रिपेयर करते हैं इस वाली यूनिट को, बट जो क्वेश्चंस आते हैं वो भी बहुत ईजी होते हैं, बट वो डिफरेंट होते हैं, ठीक है। तो वो अगर आप प्रीवियस वाले लगाओगे ना, तो वहां से आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो। ट्रस्ट मी, प्लीज उनकी वो वीडियो लगा लो आप। इस यूनिट का ऐसा कोई क्वेश्चन हो ही नहीं सकता कि आप गलत करके आओ पेपर में, सच में। उसके बाद आपका बिजनेस स्टैटिक्स एंड रिसर्च मेथड है। तो इसमें से कई बार इतना बेसिक क्वेश्चन पूछा जाता है, लाइक सेंट्रल टेंडेंसी का एक दूसरा नाम होता है लोकेशन ऑफ समथिंग करके, इसका कुछ नाम होता है। तो आपको वो दे देते हैं और बताओ कि इसमें से मीन, मीडियन, मोड, 3-4 ऑप्शन होते हैं, उसमें से चूज करना होता है, और उसका आंसर होता है सिर्फ मीन, मीडियन, मोड। तो इसके अंदर जो अल्टरनेट नेम है ना, उनको अच्छे से करना, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है कि उनको यूज करते हैं और सिंपल क्वेश्चन को बहुत ही ट्रिकी बना देते हैं। तो उन पे आप ध्यान देना, ठीक है। इसके अंदर आपका जो स्क्यूनेस है, डिस्पर्जन है, ये आपके इंपॉर्टेंट है। उसके बाद कोरिलेशन, रिग्रेशन ऑफ 2 वेरिएबल्स, इसकी आप प्रॉपर्टीज कर लेना जितनी भी हैं, ठीक है। इनमें से न्यूमेरिकल क्वेश्चन एक देखने को मिल सकता है, बट प्रॉपर्टीज अधिकतर पूछी जाती हैं बहुत बार, ठीक है। जैसे फिर आपका रिसर्च वाला जो पार्ट है, जैसा मैंने पेपर 1 में भी आपको बताया था कि टाइप्स ऑफ रिसर्च डिजाइन, ये इंपॉर्टेंट है। जो आपका सैम्पल्स हैं, लाइक प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, और इसमें आपके टेस्ट्स भी इंक्लूड हैं। तो आपके पैरामेट्रिक टेस्ट, नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हाँ, और एक यूनिट 1 में आप एक चीज और लिखो, वहां पे जो आपका डिफरेंट इंडस्ट्रियल पॉलिसीज हैं वो इंपॉर्टेंट है। जैसे कि एक हुई थी 1948 में, जिसके अंदर 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया था इंडस्ट्री को। उसके बाद 1956, जिसके अंदर 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था इंडस्ट्री को, ओके। जिसके मेन फीचर्स में लाइसेंसिंग आता है। तो कई बार यहीं से क्वेश्चन आता है कि कौन सी इंडस्ट्रियल पॉलिसी है जिसके अंदर लाइसेंसिंग मैंडेटरी कर दिया था इंडस्ट्रीज के लिए, तो वो 1956 वाली है, ठीक है।
इस तरीके से ध्यान रखना। जैसे एक है आपकी इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1977, जिसके अंदर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज पे बहुत ज्यादा फोकस किया गया था। उसके बाद आपके 1980, तो ये इंपॉर्टेंट है। जैसे ये 4 इंडस्ट्रियल पॉलिसीज हैं, ये इंपॉर्टेंट है, इन्हें आप अच्छे से करना, यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलता है। ठीक है, वापस रिसर्च पे आ जाते हैं। तो हाँ, रिसर्च में आपने टेस्ट के बारे में अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, जैसे आपका ये काई स्क्वायर टेस्ट होता है, उसको गुडनेस ऑफ फिट भी बोलते हैं। ठीक है, तो जैसे मैंने बताया, इसके अंदर जो अल्टरनेट नेम है उसके ऊपर बहुत ध्यान देना, वहां से क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको बहुत हेल्प मिलेगी। और पैरामेट्रिक, नॉन पैरामेट्रिक जो टेस्ट हैं उनको आप करके जाना अच्छे से, क्योंकि वो मैच द कॉलम के फॉर्म में आ जाता है कई बार। और कई बार आपको टेस्ट दिए होते हैं और सामने उनके मीनिंग होते हैं, तो उस फॉर्म में भी आता है। और कई बार सामने फॉर्मूले होते हैं और उस फॉर्म में भी आता है। तो इन तरीके से ही आता है, तो आप अच्छे से करना है इसको। ठीक है, और वही सेम अगेन वही वाली बात मैं बोलूंगी, इसको और अच्छे से प्रैक्टिस करने के लिए इसके पीवाईक्यूज लगा लो। पीवाईक्यूज आप करोगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि क्या इंपॉर्टेंट है और क्या नहीं है। ठीक है, पर मोस्टली इन्हीं में से क्वेश्चंस आते हैं जो मैं आपको बता रही हूँ। बाकी आप पढ़ोगे तो आपको खुद पता चल जाएगा सारी चीजें। ठीक है, उसके बाद आपकी बिजनेस मैनेजमेंट एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ये बहुत ईजी है, तो इसमें इतना घबराने वाली कोई बात नहीं है। बट इसके जो क्वेश्चंस होते हैं वो थोड़े से कई बार आप उसे इजीली खुद भी सॉल्व कर सकते हो, या फिर आपको जो इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट थ्योरीज हैं आप वो पढ़ना, तो वहां से आपका हो पाएगा। जैसे प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है आपका, यहाँ से एक क्वेश्चन देखने को मिल जाता है कि वो पूछते हैं कि कौन सा मैनेजमेंट ऑफ प्रिंसिपल पर्टिकुलरली उस क्वेश्चन में डिस्क्राइब किया गया है। ठीक है, स्पैन ऑफ कंट्रोल अगेन इंपॉर्टेंट है ये। उसके बाद डिसेंट्रलाइजेशन, ये इंपॉर्टेंट, जो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी में है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद आपका लीडरशिप, मोटिवेशन, मोटिवेशन की जो आपकी एक मेस्लो नीड हायरार्की है आपका, वो इंपॉर्टेंट है। इसमें जो थ्योरीज है ना जिस टाइप की, आपने उन थ्योरीज पे बहुत ध्यान देना है, वो बहुत बार पेपर में पूछी जाती है। ठीक है, जो पर्सनैलिटी है, जैसे पर्सनैलिटीज के अंदर इसके अंदर आ जाता है आपका पर्सनैलिटी। पावर हो गया, जैसे टाइप्स ऑफ पावर है जो, वो इसमें इंपॉर्टेंट है, वो इसमें पूछा जाता है बहुत बार। उसके बाद आपका परफॉर्मेंस अप्रेजल से रिलेटेड क्वेश्चंस हमें देखने को मिल जाते हैं इसमें। एक इसके अंदर जो इंसेंटिव्स होते हैं, जिस तरीके से डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंसेंटिव्स है, और डिफरेंट डिफरेंट ऑथर्स ने या डिफरेंट डिफरेंट जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने बताया है डिफरेंट डिफरेंट उनके इंसेंटिव प्लान्स जो हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं, उन्हें आप अच्छे से करना। ठीक है, और एक जो बहुत बेसिक सी चीज होगी, जैसे आपका सिलेक्शन प्रोसेस इंपॉर्टेंट है। ऑन द जॉब, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग जो होती है आपकी, वो इम्पॉर्टेंट है। उसके अंदर जितने टाइप की इंटर्नशिप्स आती हैं वो इम्पॉर्टेंट है। ये कुछ कॉमन चीजें हैं जो हमने हमारी 12th में भी की थी, बट ये हमें पेपर में भी देखने को मिलती है। आपको जो पेपर में मिलता है वो बहुत ईजी होता है, बट वो बहुत ट्रिकी फॉर्म में लिखा होता है। इसके लिए आपको एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करने के लिए मैं बार बार आपको बोलती हूँ, ताकि आप समझ पाओ कि उन लाइंस के पीछे कितना इजी क्वेश्चन उन्होंने आपसे पूछा हुआ है। ठीक है, उसके बाद है आपका बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ये इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे भी आपके डेट्स से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आप इस 7th यूनिट को, आपकी जो यूनिट 4 है, आप उसके साथ पढ़ लो, आपको बहुत आसानी होगी, क्योंकि इन दोनों में ना बैंकिंग और फाइनेंस से रिलेटेड चीजें हैं, तो बहुत बार कंफ्यूजन हो जाती है। तो इन दोनों यूनिट्स को एक साथ पढ़ोगे ना, अब तो आपको बहुत क्लियर हो जाएंगी चीजें। ठीक है, इसमें जो आपके कमर्शियल बैंक्स थे, आपके जो रीजनल रूरल बैंक्स थे, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के बैंक्स लगेगा, आपका फर्स्ट डेवलपमेंट बैंक जो था आपका, वो इम्पॉर्टेंट है, उनकी डेट्स इम्पॉर्टेंट है। IFC जो था वो आपका फर्स्ट था, वो जो कि 1948 में था, और IDBI आपका 1964 में है। ठीक है, तो इसकी सब्सिडरी के साथ मर्ज कर दिया गया था। कई बार ये क्वेश्चन हमें पूछने को वो लोग हमसे पूछते हैं कि कौन से ऐसे बैंक थे जिनको उनके सब्सिडरी के साथ मर्ज कर दिया गया था। तो एक बैंक तो आपका था IDBI, और एक बैंक था आपका आई थिंक ICICI। हाँ जी, और एक क्वेश्चन और पता है क्या, जैसे IDBI है, ये एक लार्ज इंडस्ट्री के लिए ऑब्वियसली इसके जो शॉर्ट फंक्शंस थे, लाइक इसके छोटे कामों के लिए उन्होंने एक अलग से एक बैंक बनाया था। उसका नाम क्या था? तो उसका नाम कुछ भी नहीं था, उसके आगे S लगा दो, स्मॉल, S फॉर स्मॉल, तो उसका नाम हो गया SIDBI, स्मॉल इंडस्ट्रियल
डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। तो इस तरीके से इसके अंदर आपकी डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कौन सी बॉडी किसे रेगुलेट करती है, कौन से बैंक्स किसके अंडर आते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। नाबार्ड के बारे में अच्छे से पढ़ना, वो इंपॉर्टेंट है आपका इसमें, ठीक है। आपका जो बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स हैं और एक आपका इंश्योरेंस सेक्टर रिफॉर्म्स है, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है आपका, ओके। मनी मार्केट में जो आपका ये है आपका कॉल मनी हो गया, उसके बाद आपका कमर्शियल बिल है, कमर्शियल पेपर्स है, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स हैं, और आपके जो टर्शरी बिल हैं, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बहुत सारे बिल्स हैं इसके अंदर, कुछ लाइक 1992 के हैं, कुछ 1998 के हैं, तो इनको अच्छे से पढ़ना आप, इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। एक आप अपनी ना नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी के भी जो डिफरेंट टाइप्स हैं, जैसे AFC, IC, LC, IFC, इनको पढ़ना आप, इनसे क्वेश्चन देखने को मिलता है। अगर आप एक बार आपने लाइक ट्रूमैन की बुक से या फिर आपने अपने मास्टर्स वाली बुक से भी अगर एक बार सिलेबस कवर कर लिया है, लाइक आपको आइडिया है कि हाँ ये चीजें होती हैं, तो MCQs की जो मैं बता रही हूँ आपको, मोहित शर्मा क्लासेस की, वहां से आप इनके ना MCQs वाली वीडियो लगा लो एक, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि क्या इंपॉर्टेंट है पेपर में, किस तरीके से चीजों को ट्विस्ट एंड टर्न करके पूछा जाता है, ये बहुत अच्छा हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। इसमें आपके यही है, जैसे आपका UTI हो गया, RRBs हो गए आपके, ये इंपॉर्टेंट हैं। उसके बाद आपका मार्केटिंग मैनेजमेंट है। मार्केटिंग मैनेजमेंट से प्रोसेस बहुत बार पूछे जाते हैं। एक तो आपका कंज्यूमर बिहेवियर का प्रोसेस है, और इसके अंदर आपका न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस हो गया, ये चीजें इंपॉर्टेंट है। कंज्यूमर बिहेवियर से रिलेटेड अगर थ्योरीज हैं, सारी थ्योरीज को पढ़ो, सारी थ्योरीज को, क्योंकि वहां से उनके डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस पूछे जाते हैं पेपर में। इस यूनिट से ज्यादातर प्रोसेस ही आते हैं आपसे, हर एक चीज की प्रोसेस। पर्सनल सेलिंग की मतलब क्वालिटीज बताओ, जो एक सेल्समैन होता है उसमें क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, किस तरीके से वो ज्यादा इफेक्टिव हो पाएगा, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो प्राइस को डिटरमाइन करते हैं, उनकी स्ट्रैटेजीज को, ये इंपॉर्टेंट है, ओके। उसके बाद आपकी जो ट्रेंड्स इन मार्केटिंग अभी चल रहे हैं, सोशल मार्केटिंग, ऑनलाइन मार्केटिंग, ग्रीन मार्केटिंग, रूरल मार्केटिंग, ये इंपॉर्टेंट है। और CRM मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि वहां से कंज्यूमर का बिहेवियर पता चलता है आपको उनके साथ, तो उनका बिहेवियर किस तरीके से फॉर्म होता है, उनका बाइंग प्रोसेस क्या है, उनका एटीट्यूड कैसे फॉर्म हो रहा है, ये कुछ चीजें जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर आपका प्रमोशन मेथड्स हैं, ये इंपॉर्टेंट है आपका। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल हो गए आपके। ये यूनिट इस तरीके की है कि आप एक बार इसकी थ्योरी पढ़ लो सारी जो बुक है, उसके बाद डायरेक्ट इसके उस PYQ की वीडियो पे आप आ जाओ और वहां से उन क्वेश्चंस को रीड आउट करो, उन्हें समझने की कोशिश करो, अपने आप आपकी यूनिट स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, अपने आप, सच में, ठीक है। उसके बाद आपका लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस है, इसमें आपका हर जो एक्ट है वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट है, उसमें से अभी रिसेंटली जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो ज्यादातर आपके अनपेड सेलर से पूछे जा रहे हैं, ठीक है। अनपेड सेलर इंपॉर्टेंट है उसके अंदर। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है उसके अंदर लाइक आप डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के, एक तो डिफरेंट टाइप के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, उनको आप डिस्चार्ज किन किन बेसिस पे करते हो, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है। और इसके अंदर जो राइट्स होते हैं पार्टीज के, वो जैसे अनपेड सेलर के राइट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अनपेड सेलर सच में बहुत इंपॉर्टेंट है आपका अपने आप में ही। और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से आपका जो डिजिटल सिग्नेचर है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। एक्ट्स तो आप एक बार पूरे गो थ्रू करो और उसके बाद वीडियो लगाओ, बेस्ट तरीका है सारी चीजों को कवर करने का, सच में, ठीक है। इसके बाद आती है आपकी लास्ट यूनिट, इनकम टैक्स, ओके, एंड कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग। इसमें कुछ सेलेक्टिव चीजें ही पूछी जाती हैं, वो मैं आपको बता देती हूँ वो सिलेक्टिव चीजें कौन सी हैं, क्योंकि इसमें ऐसा नहीं है लाइक कि आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा फिर आप MCQs लगाओ, नहीं, इसमें आपने कुछ सेलेक्टेड चीजें ही पढ़नी है और उसके बाद आप PYQs लगाओगे तो आपको लगेगा कि सच में यही चीजें बार बार रिपीट हो रही है, ठीक है। TDS से स्टार्ट करते हैं। तो TDS के जो फॉर्म्स है आपका लाइक 16, 16A, 16B, 16C, इनके बारे में पढ़ो, ठीक है। उसके बाद TDS रिटर्न के जो आपके फॉर्म है लाइक फॉर्म 24, 26, 27,
24Q, 26Q, इनके बारे में, टीडीएस रिटर्न इनके बारे में और टीडीएस के बारे में। उसके बाद आप बहुत सारे क्वेश्चंस देखोगे जब आप प्रैक्टिस करोगे तब, कि इंश्योरेंस कमीशन के ऊपर के परसेंटेज पे कितना टीडीएस करता है। लाइक अ पर्सन हु नॉट अ कंपनी, वो 5% का टीडीएस पे करता है, और डोमेस्टिक कंपनीज 10% का टीडीएस पे करती हैं। जो आपका लॉटरी से जो इनकम होती है उसके ऊपर आप 30% टीडीएस पे करते हो, ठीक है। अगर आप रेंट कर रहे हो, रेंट ले रहे हो आप प्लांट एंड मशीनरी को, उसके ऊपर आप 1% ऑफ टीडीएस पे करते हो। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब कौन कौन सी डिडक्शंस हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक मिनट, एक बार मैं मार्केटिंग का कुछ अभी एड ऑन कर रही हूँ, सॉरी। अभी बता देती हूँ मैं आपको। मार्केटिंग वाले के अंदर, मार्केटिंग में आपका जो वेल्स है, लाइक वैल्यू, एटीट्यूड एंड लाइफस्टाइल इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद इसमें जो माइकल ई पॉटर के जो 5 फोर्सेस हैं इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इकोनॉमिक मैन थ्योरी जो है वो इंपॉर्टेंट है। आपके एडॉप्टर्स होते हैं, लाइक इनोवेटर्स, अर्ली एडॉप्टर्स, अर्ली मेजॉरिटी, लेट मेजॉरिटी, ये इंपॉर्टेंट है, इनसे क्वेश्चन देखने को मिलता है। मार्केटिंग में आपका एक बीसीजी है मॉडल, वो इंपॉर्टेंट है, बीसीजी मैट्रिक्स। अगेन अब वापस आ जाते हैं हम हमारी इनकम टैक्स पे। मैं आपको इंपॉर्टेंट डिडक्शंस बता देती हूँ, आप उन्हें पढ़ लेना, तो उसमें सेलेक्टिव चीजें ही पढ़नी होती हैं। या तो अब आप इनकम टैक्स का जल्दी से नोट डाउन करो। इनकम टैक्स का तो इनकम टैक्स रिटर्न जो है वो इम्पोर्टेंट है। जैसे आपका ITR 1, ITR 2, ITR 3, ITR 4, 5, 6, 7, ये आपके इंपॉर्टेंट है। इनसे क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है, जैसे जो आपका ITR 1 है उसका दूसरा नाम है सहज, तो वो सहज के नाम से पूछते हैं आपकी कौन सा ITR, उसको मतलब कौन सा ITR है जिसको आप सहज के नाम से भी जानते हो। इस तरीके से इसका क्वेश्चन आता है। और पर्टिकुलर इस तरीके से भी आता है, लाइक कि इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी या फिर इनकम फ्रॉम लॉटरी किस ITR के अंडर आता है, तो ITR 2 के अंडर आता है वो, ठीक है। उसके बाद जैसे आपका एक और ITR 4 है जिससे क्वेश्चन बहुत बार आता है। ITR 4 का दूसरा नाम है सुगम, तो वहां से क्वेश्चन आपको बहुत बार देखने को मिलता है, ठीक है। इन ITR को आप अच्छे से पढ़ना। उसके बाद में आपको डिडक्शंस बता देती हूँ जो मोस्टली रिपीट होती हैं, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो है आपकी ATGGC, ओके, जो पर्सन टू पॉलिटिकल पार्टी है। फिर आपका ATGG रेंट पेड, ATGGA डोनेशन फॉर साइंटिफिक रिसर्च, ATG डोनेशन फॉर फंड। ये डिडक्शंस इंपॉर्टेंट है। ATGGB आप जब प्रीवियस क्वेश्चंस को देखोगे तो उसमें यही चीजें बार बार पूछी जा रही है आपसे, ठीक है। उसके बाद आपका जो टैक्स ऑडिट होता है, टैक्स ऑडिट कंपलसरी की एक लिमिट होती है। लाइक अगर आप बिजनेस के ऊपर टैक्स ऑडिट हो रहा है तो उसकी मिनिमम लिमिट होनी चाहिए 1 करोड़, और कोई प्रोफेशन है उसके ऊपर है तो उसकी ग्रॉस रिसीट होनी चाहिए 50 lakhs। तो ये जो टैक्स लिमिट है इसे ध्यान रखना, इनके बारे में अच्छे से पढ़ना, ठीक है। उसके बाद आपकी दूसरी डिडक्शंस आती हैं। एक तो मैंने आपको ATG वाली बताई हैं, अब दूसरी है आपकी ATD, ATDDB, ATD, ATTTA, ATTTB, ATCCD, ATE, ATEE, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट हैं और कुछ आपसे सेक्शंस पूछे जाते हैं। लाइक सेक्शन 6 रेजिडेंट को इंडिकेट करता है, सेक्शन 10AA ये आपका लीव सैलरी को इंडिकेट करता है, सेक्शन 10(1) एग्रीकल्चर इनकम को इंडिकेट करता है। ये इंपॉर्टेंट है आपका। सेक्शन 10 के तो सारे इंपॉर्टेंट है, लाइक आपका सेक्शन 10 सब सेक्शन 1, सब सेक्शन 5, सब सेक्शन 10 जो ग्रेचुटी को इंडिकेट करता है, सब सेक्शन 13A जो आपका हाउस रेंट अलाउंस को इंडिकेट करता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। ये बहुत सेलेक्टिव चीजें हैं जो बार बार पूछी जाती हैं, तो आप इन्हीं चीजों को इसमें करना, ओके। कैपिटल गेन के बारे में आप पढ़ना अच्छे से, उससे बहुत बार क्वेश्चन देखने को मिलते हैं कि मतलब कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन में आती है, कौन सी ऐसी चीजें जो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में आती हैं। इस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं इनके, ठीक है। आपको एक पर्टिकुलर चीज दे देंगे, फिर आपको बताएंगे वो कैपिटल गेन में जाएगी या फिर वो हाउस प्रॉपर्टी में जाएगी या फिर वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जाएगी, इस तरीके से, ठीक है। और एक ग्रॉस एनुअल वैल्यू जो आपका आता है, क्वेश्चन आता है कैलकुलेट करने के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है, आपको म्युनिसिपल वैल्यू दी होती है, फेयर रेंटल वैल्यू दी होती है, तो इन दोनों में आप मोर को चूज करते हो, ओके। फिर आपका स्टैंडर्ड रेंट दिया होता है,
तो उस मोर के साथ स्टैंडर्ड रेंट, इन दोनों में जो लीस्ट होता है फिर आप उसे चूज करते हो। फिर नेक्स्ट होता है आपका एक्चुअल रेंट, फिर उस लीस्ट को एक्चुअल रेंट के साथ कंपेयर करते हो, फिर जो मोर होता है वो आपकी ग्रॉस एनुअल वैल्यू होती है। ठीक है, तो ये एक न्यूमेरिकल बहुत बार देखने को मिलता है, इसे आप अच्छे से करना। उसके बाद आपका मिनिमम अल्टरनेट टैक्स है कि किस किस पे इम्पोज होता है ये, ऑल कंपनीज, हर कंपनी के ऊपर ये इम्पोज होता है, MAT। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। ATG मैंने आपको बता दिया, ATD मैंने आपको बता दिया, ATTT वाले मैंने आपको बता दिए, इंपॉर्टेंट हैं। ओके, उसके बाद आप एक बार अपने OECD मॉडल के बारे में पढ़ लेना, जो कि बायलैटरल टैक्स कन्वेंशन मॉडल है। ये इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड एक दो बार क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। वो बेसिकली इसी से पूछे जाता है, आपको OECD मॉडल दे देंगे, ये किस लिए होता है, तो ये आपका बायलैटरल टैक्स कन्वेंशन मॉडल होता है। ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। दैट्स ऑल, ये आपका टैक्स वाली थी। तो टैक्स में आपके इन्हीं डिडक्शन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और आपका जो अभी रिसेंटली एक पेपर हुआ है, लाइक 7th ऑफ आई थिंक जनवरी को हुआ था, तो एक बार उसके अंदर आपकी कुछ न्यू चीजें आई हैं टैक्स से रिलेटेड। ठीक है, आप एक बार इनको जो मैंने बताया ये प्लस वो वाला पेपर जरूर सॉल्व करना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, और कोई हेल्प चाहिए तो प्लीज लेट मी नो। आई होप कि इससे आपकी बहुत हेल्प हो पाएगी। बाकी प्रीवियस क्वेश्चंस तो बहुत अच्छे से सॉल्व करो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। एंड या थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट, एंड प्लीज सब्सक्राइब टू। थैंक यू सो मच।